चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आगे से। तो अलाउद्दीन खिलजी को फिर से शुरुआत से देखते हैं अपन अच्छे से। तो क्या है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ये किसके बाद शासक बनता है? फिरोज शाह खिलजी, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसके बाद ये शासक बनता है। कब से कब तक रहता है? 1296 से 1316 तक 20 साल तक ये शासक रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही क्रूर शासक और बहुत ही योग्य शासक था। इसने काफ़ी बदलाव किए हैं और इसके जो बचपन का नाम था वो था अली गुरसास्प। क्या था? अली गुरसास्प। जब ये शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से सुल्तान बनता है। इसके पहले जो खिलजी वंश का संस्थापक और खिलजी वंश का पहला शासक था उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। उसका ये भतीजा और दामाद था। तो भतीजा भी था, दामाद भी था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम कुछ देखते हैं। तो इसने बहुत सारे परिवर्तन किए। इसने बहुत सारे सैनिक और प्रशासनिक सुधार किए। सैनिक और प्रशासनिक सुधार किए मतलब सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए। इसने क्या किया? सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो नगद वेतन देने के प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्लस क्या किया इसने? हुलिया रखना। हुलिया रखना मतलब कि जो सैनिकों को चेहरा है उनका कुछ निशान वगैरह रखना, तो हुलिया रखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की। इसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा। तो घोड़ों को दागने की मतलब गर्म करके कुछ उनके शरीर पर रख देना ताकि वो फिर से भ्रष्टाचार मतलब ना हो सके, कोई एक ही घोड़े पर दो लोग नौकरी ना ले लें, इसके लिए दागने की प्रथा शुरुआत की गई। किसके टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो नगद वेतन देना, हुलिया रखना, दागने की प्रथा। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। बाजार नियंत्रण क्यों किया था? क्योंकि ये नगद वेतन देता था, कम देता था, तो सैनिकों का खर्चा कम वेतन में भी चल सके, इसलिए बाजार नियंत्रित किया था। मतलब कि टैक्स फ्री जो चीजें हैं वो मिलती थी सैनिकों को, तो इसलिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और इसने दो विभाग भी बनाए थे। दो विभाग कौन बनाए थे? एक तो बाजार नियंत्रण के लिए ही बनाया था। तो एक तो बनाया था इसने, क्या बनाया था? दीवान ए मुस्तखराज और दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, जो दीवान ए रियासत है ये बनाया था इसने बाजार नियंत्रण के लिए। और जो दीवान ए मुस्तखराज है ये बनाया था राजस्व विभाग। मतलब कि राजस्व विभाग मतलब कि जो भी पैसे हैं, जो भी मतलब कि कर है उसको वसूलने के लिए जो बनाया था, तो दीवान ए मुस्तखराज बनाया था। और दीवान ए रियासत क्यों बनाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। और यहाँ पर बरीद नाम का एक गुप्तचर भी रहता था। कहाँ पर? बाजार नियंत्रण में। वो देखता रहता था कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसने कई सारी इमारतों का भी निर्माण भी करवाया। जैसे कि इसने सीरी का किला बनवाया। सीरी का किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। हौज ए खास बनवाया। इसके अलावा इसने क्या बनवाया? हजार खम्भ महल बनवाया। हजार खम्भ मतलब कि हजार खंबे वाला महल। इसके अलावा अलाई दरवाजा और अलाई मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे अगर हम बढ़े तो इसके अगर अभियानों को अगर हम देखें तो इसके अभियानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। तो पहले हम देखते हैं उत्तर भारत के अभियान। कहाँ के? उत्तर भारत के अभियान। तो अगर हम उत्तर भारत के अभियान अगर इसके देखें तो इसके उत्तर भारत के अभियान, एक सबसे पहला जो अभियान था वो था गुजरात अभियान। उसके बाद रणथंभौर अभियान। उसके बाद चित्तौड़गढ़ अभियान। उसके बाद मालवा अभियान। उसके बाद मारवाड़ अभियान और उसके बाद जालोर अभियान। तो ये इतने अभियान थे उत्तर भारत के लिए। तो गुजरात अभियान कब किया था? तो गुजरात अभियान 1299 में, रणथंभौर अभियान 1301 में, चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 में, मालवा अभियान 1305 में, मारवाड़ अभियान 1308 में और जालोर अभियान 1311 में। इस समय यहाँ पर जो शासक थे वो कौन कौन थे ये भी जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो गुजरात का उस समय शासक थे राय कर्णदेव। रणथंभौर के थे हमीर देव। चित्तौड़गढ़ के थे वो रतन सिंह और पद्मावती वाले। मालवा के थे महलक देव। और मारवाड़ के कौन थे? मारवाड़ के थे शीतल देव। और जालोर के कौन थे? जालोर के थे क्या नाम था उनका? यहाँ पर कौन हो गए? रायकर्ण। यहाँ पर कौन हो गए?
यहाँ पर रायकर्ण देव, ठीक है ना, यहाँ पर हो गए हमीर देव, यहाँ पर हो गए रतन सिंह, यहाँ पर हो गए महलक देव, यहाँ पर शीतल देव, कौन हो गए, शीतल देव। और यहाँ पर कौन हो गए, यहाँ पर भी एक शासक थे, ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर गुजरात अभियान के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर इसका जो सेनापति था नुसरत खां आता है, और यहीं पर उसे मलिक काफूर मिलता है। तो गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को नुसरत खां खरीद के ले जाता है, जिसे 1000 दिनारी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसने 1000 दिनार में खरीदा था। जो रणथंबोर अभियान है, यहाँ पर नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। फिर आखिरकार दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी आता है और अपने आगे के अभियानों को संभालता है। अगर हम चित्तौड़गढ़ अभियान की करें तो ये पद्मावती वाला, ठीक है ना, मालवा अभियान, तो ये उत्तर भारत के अभियान यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद अगर हम इसके दक्षिण भारत के अभियान देखें तो दक्षिण भारत के अभियान की जो कमान संभाली थी वो किसने संभाली थी, वो संभाल रखी थी मलिक काफूर ने। तो यहाँ पर एक था देवगिरी, देवगिरी जहाँ पर यादवों का शासन था, देवगिरी पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, वारंगल, वारंगल यहाँ पर किसका शासन था, प्रताप रुद्र देव का, यानी कि होयसेल वंश का, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र पर किसका राज, काकतीय वंश का, किसका, काकतीय वंश का। यहाँ पर थे मदुरई, क्या था, मदुरई, मदुरई पर किसका शासन था, पांड्य शासकों का, किसका, पांड्य शासकों का। तो यहाँ पर देवगिरी पर जब आक्रमण किया था उस समय यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव, कौन थे, रामचंद्र देव। यहाँ पर थे प्रताप रुद्र देव, यहाँ पर थे वीर बल्लाल देव, और यहाँ पर थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। इसको भी अधीन कर लिया जाता है, इसको भी अधीन कर लिया जाता है, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी का अधीन कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अधीन नहीं हो पाए जाते, क्योंकि वीर पांड्य और सुंदर पांड्य जिनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, ये दोनों भाई भाग जाते हैं। यहाँ पर क्या किया था, जो प्रताप रुद्र देव है उन्होंने कोहिनूर हीरा और अपनी सोने की जो मूर्ति थी उसमें जंजीर डलवा के अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की थी, ठीक है ना। तो ये जो किया था वो 1307 में किया था, ये जो किया था 1309 में किया था, ये 1311 में, और ये भी 1311 में। सभी जगह कमान संभाली हुई थी किसने, मलिक काफूर ने। देखिए इसके जो 4 सेनापति हैं उनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। इसके 4 सेनापति थे, कौन कौन, एक था नुसरत खां, नुसरत खां, एक था उलुग खां, उलुग खां, एक था जफर खां, कौन था, जफर खां, एक था कौन था, मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है ना। तो जो नुसरत खां है और उलुग खां है, इन्हें नॉर्थ इंडिया की यानी कि उत्तर भारत की कमान संभालने के लिए दी थी। जफर खां है, इसे मंगोलों के आक्रमण के लिए छोड़ रखा था कि मंगोल जब भी आक्रमण करे तो उनसे आप सुरक्षा कीजिएगा। तो खास बात यह है कि जफर खां मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था। साथ ही वह शासक जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। अगर मलिक काफूर की बात करें तो इसे दक्षिण भारत के अभियान की जो कमान है वो दी गई थी, ठीक है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। ये चाहता था कि मैं भी सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनूंगा, लेकिन ये बन नहीं पाया। इसके अलावा खास बात यह है कि इसने दक्षिण भारत के राज्यों के लिए समुद्रगुप्त की नीति का पालन किया, समुद्रगुप्त की नीति का, इसलिए इसे सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की नीति का मतलब क्या है, जो राज्य है उनको जीता, उनको राज्य में नहीं मिलाया, जिनका राज्य था उन्हीं को वापस दे दिया। जैसे रामचंद्र से जीता देवगिरी, वापस उनको दे दिया, और उनसे उनको करद राज्य बना दिया। करद राज्य मतलब कि बस आप साल में एक बार टैक्स देते रहिए समय पर, बस हमें पैसा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। समुद्रगुप्त ने भी ऐसी ही नीति अपनाई थी, वैसी की वैसी ही नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई, और ये काफी अच्छी थी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें खालसा भूमि, तो सबसे ज्यादा जो खालसा भूमि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी। खालसा भूमि मतलब कि केंद्रीय नियंत्रण की भूमि, यानी कि जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में रहती, वो सबसे ज्यादा किसके टाइम पे थी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। क्यों, क्योंकि इसने नगद भूमि की जगह नगद वेतन देना प्रारंभ किया, और इसने जो इक्ता व्यवस्था थी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी उसे समाप्त कर दिया, और सारी जो जमीन है, जायदाद है, वो सारी खालसा भूमि में कन्वर्ट करके अपने अंडर में ले ली थी, ठीक है ना। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना सब कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी मरता है तो उसके बाद शासक बनता है मुबारक खिलजी। कौन बनता है, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कब से कब तक रहता है, 1316 से 1320 तक। कब से कब तक, 1316 से 1320 तक शासक बनता है कौन, मुबारक खिलजी।
ये क्या करता है, अपने आप को ही खलीफा घोषित कर देता है कि मैं ही खलीफा हूँ। कौन खलीफा है? मैं ही खलीफा हूँ। और ये बिल्कुल ही सनकी था। सनकी था मतलब पागल था, जो भी बोलना बोल दो। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर घूमता था, साथ ही दरबार में नंगे आ जाया करता था कभी कभी। तो इसलिए मुबारक खिलजी से काफी परेशान हो गए थे लोग। और इसके बाद क्या हुआ, एक आता है खुसरो खां। खुसरो खां, खुसरो खां 1320 में इस इंसान को, मुबारक खिलजी को मार देता है और खुसरो खां खुद सुल्तान बनता है। लेकिन 1320 में ही, 1320 में ही एक और इंसान आता है। क्या नाम है उसका? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक क्या करता है, लो, खुसरो खां को निपटा देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। इस तरह खिलजी वंश का अंत होता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है। उस वंश का नाम क्या है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश, तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। सबसे ज्यादा समय तक शासनकाल किसका रहा था? तुगलक वंश का ही रहा था। पहला शासक कौन था? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। जब यह शासक बनता है तब किस नाम से बनता है? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है ना? तो ये बनता है शासक। इसके बारे में खास बात क्या है कि इसी का पुत्र था जोना खां। कौन था? जोना खां। जोना खां इसी के शासनकाल में वारंगल, अभी अपन ने देखा था दक्षिण भारत का एक राज्य है, उसे जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे पहले जो दक्षिण भारत के राज्य है उसे सीधे मिला लिया गया, तो वो था वारंगल। किसके शासनकाल में? गाजी मलिक के शासनकाल में। और इसी खुशी में इसे ये उलुग खां की उपाधि देता है। किसको? जोना खां को। और उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गाजी मलिक बंगाल के अभियान में जाता है, लेकिन वहां से जब वापस आता है तो दिल्ली के बाहर ही एक लकड़ी का महल बनाया जाता है इसके ठहरने के लिए। और वहां पर क्या होता है, वो लकड़ी का महल टूट जाता है, गिर जाता है, जिससे क्या है, गाजी मलिक की मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सुल्तान बनने के लिए गाजी मलिक की मृत्यु कर दी थी, लेकिन मतलब की हत्या करवा दी थी, ये साजिश थी। लेकिन जो भी हो, गाजी मलिक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक फेमस, एक वो क्या बोलते हैं उसे हम, एक घटना होती है। क्या होती है? जब गाजी मलिक बंगाल से वापस आता है तो निजामुद्दीन औलिया, जिसने बहुत सारा कर्ज लेकर रखा था, किससे? दिल्ली के सुल्तानों से। तो इसने बोला कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपका हिसाब करूंगा, आपसे पूरा कर्ज जो भी आपको दिया है, जितना भी दिया है वो वापस लूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली अभी दूर है, आज भी ये कोटेशन का मतलब जो वाक्यांश है वो काफी फेमस है कि दिल्ली अभी दूर है। मतलब कि जब भी आप किसी चीज को सोचते हैं तो सोचने में और करने में काफी फर्क होता है। यानी दिल्ली अभी दूर है मतलब कि आप पहुंच जाओ तो आप बोल देना अभी दिल्ली दूर है। ये कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता है, बेचारा निपट जाता है। तो अब हमारा सबसे रोमांचक, सबसे सनकी, सबसे जो भी पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक? 1325 से 1351 तक। लगभग 26 साल का इसका शासनकाल रहता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जोना खां। ठीक है ना? अब मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी शासक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए है हमारे पास। इसके अलावा इसे सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी कहते हैं और स्वप्नशील सुल्तान भी कहते हैं। स्वप्नशील सुल्तान मतलब कि ये सपना देखता था, उठा वैसे ही होना चाहिए बस। इसने कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी फरमान सुना देता था। इसलिए आज भी कोई भी बिना सोचे समझे अगर कुछ फरमान मतलब कि आदेश दे देता है तो बोलते हैं कि तुगलकी फरमान है ये। तुगलकी फरमान मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसे हो तुम, सनकी हो, ऐसे ही मुंह उठाए कुछ भी बोल दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी जो 4 कारनामे हैं वो बड़े फेमस है। पहला कारनामा है, जो गंगा यमुना दोआब था उसमें कर वृद्धि। कर वृद्धि मतलब कि टैक्स में बढ़ोतरी। लेकिन इसने जिस साल टैक्स की बढ़ोतरी की उसी साल वहां पर पड़ गया था अकाल, वहां पर पड़ गया था सूखा और किसानों के पास कुछ पैदा ही नहीं हुआ। तो पहली बात कि वो कम टैक्स ही नहीं दे पा रहे थे, उल्टा इसने टैक्स बढ़ा दिया, किसानों में हो गया विद्रोह। तो ये इसकी योजना हो गई असफल। उल्टा इसको क्या है, दीवान ए कोही नाम से एक विभाग बनाना पड़ा। दीवान ए कोही नाम से एक विभाग बनाना पड़ा और किसानों की इसको मदद करनी पड़ी और लाखों रुपए खजाने से खाली हो गए। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसलिए ये पहली योजना जो इसकी असफल रही। दूसरी क्या? दूसरी है
दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद मतलब कि राजधानी परिवर्तन। दौलताबाद जो देवगिरी है उसका नाम इसने दौलताबाद रखा, और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गए, और कहा क्या कि जो मंगोल हैं उनका आक्रमण बहुत ज्यादा होते हैं तो उनसे सुरक्षा हो जाएगी अगर हम दौलताबाद चले जाएंगे। साथ ही दौलताबाद क्या है, हमारे पूरे साम्राज्य के बीचों बीच है, इसलिए वहां से शासन चलाना भी अच्छा रहेगा। एक और खास बात यहाँ पर क्या है कि मंगोल आक्रमण से क्या कि सबसे लास्ट में मतलब कि अंतिम मंगोल आक्रमण इसी के टाइम पे हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसने सभी दक्षिण भारत राज्यों को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था, यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य किसके टाइम पे था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही। लेकिन इसी के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य वो टूटना प्रारंभ हो जाता है। 1336 और 1347 में दो नए साम्राज्य दक्षिण भारत में बन जाते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में कौन सा साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इसी के टाइम पे, ठीक है ना। तो दिल्ली से दौलताबाद, लेकिन इसे वापस से दौलताबाद से दिल्ली ही वापस राजधानी लाना पड़ा। इस बीच में जो भी खर्चा हुआ, जो भी बहुत ही जन धन की हानि हुई, तो ये इसका दूसरा कारनामा था जो काफी फेमस है। तीसरा कारनामा क्या है, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, खुरासान जो आज का नॉर्थ ईस्ट ईरान वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम खुरासान। तो खुरासान क्षेत्र पर इसने आक्रमण के लिए 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया। कितने, 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को, लेकिन और उन्हें अग्रिम वेतन भी दे दिया। लेकिन इसने खुरासान पर अभियान नहीं किया। अब इस सेना को कुछ ना कुछ तो करवाना था वरना विद्रोह हो जाता, तो इसको इसने कहाँ भेज दिया, कराचील। कराचील आज का जो नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है वहां पर भेज दिया, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा पड़ गई ठंड, बर्फबारी हो गई और वहां से कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कुछ ही सैनिक वहां से बच के आ पाए थे। तो ये था इसकी तीसरी कारनामा जिसके कारण ये सनकी कहलाता है। चौथा कारनामा क्या था, चौथा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का मतलब कि टोकन करेंसी निकाली। इसने क्या किया, जो जीतल था, जीतल किसका था, तांबे का, और चांदी का क्या था, टंका, तो जीतल को इज इक्वल टू कर दिया चांदी के टंके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नकली मुद्राएं हैं तांबे की, वो ये कंट्रोल करने में असफल रहा। इस वजह से यहाँ पर भी इसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और इसका खजाना खाली हो गया। तो ये 4 कारनामे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो कि इसको सनकी बोलते हैं। इस कारण आज भी ये सनकी शासक कहलाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। 1333 में मोरक्को से एक यात्री आता है, इब्न बतूता। कौन आता है, इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। तो 1333 में आया था मोरक्को से इब्न बतूता। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके घोड़े पे बैठ के आया था। इसको काजी भी बनाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी के नेतृत्व में चीन में एक दूत मंडल भी भेजा था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने वाली कुछ खास बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका भाई आता है, इसका सौतेला भाई कौन, फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक रहता है 1351 से 1388 तक, 37 साल का शासनकाल रहता है, और ये दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इसका ही रहता है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उसमें दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इसका था। पहला किसका था, पहला है बहलोल लोदी का, जो भी आएगा आगे लोदी वंश में। तो पहला बहलोल लोदी का 38 साल, लेकिन दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका था, फिरोज शाह तुगलक का। इसे सल्तनत कालीन अकबर की उपाधि भी दी जाती है। अकबर की उपाधि क्यों दी जाती है भैया, अकबर की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि जो टोपरा और मेरठ में जो अशोक के शिलालेख थे उनके उखड़ाकर दिल्ली में अपने राजमहल के सामने गड़वा लिया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे मतलब 300 से भी ज्यादा शहरों की स्थापना की, जिनमें एक जौनपुर भी था अपने भाई जोना खां की याद में। इसके अलावा फिरोजाबाद, फरीदाबाद, ये सब किसने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 1200 से ज्यादा बाग बगीचे लगवाए थे, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी ने बहुत सारी नहरों का निर्माण भी करवाया था। अगर दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए कि सब पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया, तो इसके जो पहला शासक था तुगलक वंश का, कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, उसने करवाया था। लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था
फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने सिंचाई कर भी लगाया था। क्या लगाया था? सिंचाई कर भी लगाया था। इसके अलावा भी जजिया, जकात, खुम्स, खराज चल रहे थे। वो क्या क्या है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो पूरी दिल्ली सल्तनत में चलते रहे थे। कौन कौन से? एक तो है जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, और इसने एक और लगाया था सिंचाई कर। देखो जजिया क्या होता है अपन पहले देख चुके हैं। ये है एक सुरक्षात्मक कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जकात क्या है? मुस्लिमों से लिया जाता था, अपनी आय का 2.5%, ठीक है ना। खुम्स क्या होता है? जो युद्ध में लूट का माल रहता है वो रहता है, ठीक है ना। खराज क्या रहता है? यहाँ पर क्या रहता है? 1/4 और 4/5 का लफड़ा रहता है। मतलब कि जो भी लूटेंगे उसमें से 1/4 हिस्सा सुल्तान रखेगा, 4/5 हिस्सा सैनिक आपस में बांट लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था, 4/5 सुल्तान रखता था और 1/4 सैनिक बांटते थे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कृषि कर था वो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही था। कितना? 50%, ठीक है ना। तो ये खास बात है। इसके अलावा खराज ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि कर था। चरी ये चराई कर था। ये घरी मतलब कि गृह कर था, मतलब मकान पे लिया जाता है। इसके अलावा सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आगे बढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक में। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसके अलावा कोई खास बात है नहीं। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। कब से कब तक? 1394 से 1414 तक। इसी के शासनकाल में क्या होता है? जो 1398 है उसमें तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका? तैमूर लंग का। और यहीं से दिल्ली सल्तनत बिखरना शुरुआत हो जाती है। यहीं पर तुगलक वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बिखर जाती है 1398 के बाद, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये क्या है? इस टाइम पे दिल्ली छोड़ के भाग गया था, फिर तैमूर लंग जैसे वापस जाता है, वापस आ जाता है। और इसका कोई बहुत ज्यादा साम्राज्य नहीं था। कहा जाता है कि इसका जो शासनकाल था, मतलब जो साम्राज्य था, वो दिल्ली से पालम तक था। पालम एयरपोर्ट है दिल्ली में, तो दिल्ली से पालम तक, मतलब बस दिल्ली वाले क्षेत्र में ही था बस। इसके अलावा इसकी और कहीं नहीं चलती थी। बस अपना महल में बैठा रहता था और कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं था। खत्म मामला था। तुगलक वंश यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जो वंश आता है वो कौन सा वंश था? वो था सैयद वंश। तो भैया सैयद वंश आता है 1414 में। तो 1414 से 1451 तक चलता है कौन? सैयद वंश। इसमें देखो पहला जो शासक बनता है वो बनता है खिज्र खां। कौन बनता है? खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां के बारे में खास बात यह है कि ये अपने दरबारियों को समान रूप से मतलब कि समान रूप से मानता था। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद एक और शासक बनता है, उसका नाम है मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने क्या किया था? इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और अंतिम जो शासक बनता है वो था आलम शाह। कौन? आलम शाह। जो सैयद वंश है इसके शासन काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। मकबरों का क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा मकबरों का निर्माण हुआ था। किसके टाइम पे? सैयदों के टाइम पे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार मकबरों का निर्माण किसके टाइम पे हुआ, तो इल्तुतमिश के टाइम पे सबसे पहली बार मकबरों का निर्माण हुआ। लेकिन शुद्ध इस्लामिक पद्धति से किसके मकबरे का निर्माण हुआ? तो जो बलबन था उसके मकबरे का निर्माण शुद्ध इस्लामिक पद्धति से हुआ। इसके बाद जो अंतिम वंश आता है उसका नाम है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। तो जो लोधी वंश है वो बनता है 1451 से 1526 तक रहता है, ठीक है ना। इसमें देखो 3 ही सुल्तान होते हैं, शासक होते हैं। एक तो था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। कब से कब तक? 1451 से 1489 तक, ठीक है ना। सबसे ज्यादा शासनकाल 38 साल तक किसका? बहलोल लोदी का। संस्थापक था, बहलोली नामक सिक्का चलाया था। इसके अलावा खास बात नहीं है। इसके बाद शासक कौन बनता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। लोधी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोधी। कब से कब तक? 1489 से 1489 से 1517 तक रहता है। कौन? सिकंदर लोधी। इसने कौन सी भूमि की पैमाइश करवाने वाला दूसरा सुल्तान था सिकंदर लोधी। पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने वफा ए बिस्वा
नाम की जो मापक यूनिट है, वो इकाई है, वो अपनाई थी। लेकिन इसने क्या है, सिकंदर लोदी ने, इसने गज ए सिकंदरी, कौन सी, गज ए सिकंदरी नाम से एक इकाई बनाई नई, किसके लिए, भूमि की पैमाइश, मतलब कि भूमि की माप करने के लिए। इसके अलावा सिकंदर लोदी गुल रुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के बारे में और खास बात क्या है कि इसने महिलाओं पर मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा मुहर्रम निकालने पर भी इसने रोक लगा दी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। और सबसे खास बात, 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने, सिकंदर लोदी ने। इसके बाद लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का दोनों का ही अंतिम सुल्तान या शासक बनता है इब्राहिम लोदी। कौन बनता है, इब्राहिम लोदी। कब से कब तक, 1517 से 1526 में। इसके बारे में खास बात क्या है कि इसने जो राणा संगा थे उनके साथ खतौली का युद्ध लड़ा। किसका, खतौली का युद्ध, ठीक है ना। इसके अलावा 1526 में यह पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा जाता है। तो यह एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे।